ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के रण की। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बीडी कल्ला इस समय वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें आ रही हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बीडी कल्ला पहुंचे। ये तस्वीरें आप देखें तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं सियासी दिग्गज जो हैं वो भी अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। तस्वीरें राजस्थान के अलग अलग जिलों से सामने आ रही हैं, अलग अलग मतदान केंद्रों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि मतदाताओं में गजब का उत्साह राजस्थान में देखने को मिल रहा है। कुल 200 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन वोटिंग 199 सीटों पर हो रही है। श्रीगंगानगर के करणपुर विधानसभा सीट पर आज मतदान नहीं हो रहा है। दरअसल कांग्रेस के प्रत्याशी का निधन होने की वजह से वहां देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीडी कल्ला अपनी उंगली पर लगी वो नीली स्याही को दिखा रहे हैं। मुझे याद है 2018 का चुनाव, जब बीडी कल्ला को टिकट नहीं मिला और उसके बाद बीकानेर में किस तरीके से एक विरोध देखने को मिला था कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का। फाइनली बीडी कल्ला को टिकट कांग्रेस ने दिया और बीडी कल्ला जीत कर आए, प्रदेश में मंत्री बने और एक बार फिर से अब वो चुनावी रण में। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आज करीब 5.25 करोड़ वोटर्स जो हैं वो अपनी सरकार चुनने के लिए वोट डाल रही। का पर्व है, सब लोग जाके अपने वोट को कास्ट करें और जो जनता का निर्णय होता है वो सही निर्णय होता है। मैं समझता हूँ उस पब्लिक से ज़्यादा समझदार और संजीदा कोई नहीं है, ना नेता ना पत्रकार। तो पब्लिक पे छोड़ देना चाहिए। पब्लिक मुझे लगता है कि पिछले 5 साल के कार्यकाल को देखेगी और भाजपा और कांग्रेस की वर्किंग को, नेताओं के आचरण को, और उस पर अपना आकलन करके मतदान करेगी। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार की सारी स्टेट्स में कांग्रेस जीत रही है, राजस्थान में हम जीत कर जाएंगे। हाँ, मेरा आग्रह सभी मतदाताओं से है कि ये 5 साल में आने वाला इस त्यौहार को खूब धूम से मचाएं, खूब खुशी से, आनंद से इस त्यौहार को मनाएं और वोट करने जरूर जाइए। आप सभी अपना मत का अधिकार जमाइए, जरूर जाइए। 5 साल में आने वाला ये त्यौहार आपका भविष्य तय करता है। अभी तक हर साल बनाते हैं हम त्यौहार, लेकिन ये वाला त्यौहार वाकई में अगले 5 साल कैसे रहेंगे उसको तय कर देता है। और अब तो फ़र्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ 5 साल के अंदर राजस्थान की जो भी हालत रही और 10 साल से जो देश की सरकार काम कर रही थी, बिल्कुल फ़र्क बिल्कुल साफ है। सो मुझे नहीं लगता इसमें मतदाताओं को कोई भी दिक्कत आएगी। तो आप सुन रहे थे सियासी दिग्गजों को। इसी बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, थोड़ी देर में सीएम अशोक गहलोत मतदान करने वाले हैं। सीएम गहलोत अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। तो वर्धमान जैन विद्यालय मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। बूथ नंबर 111 पर अपने पूरे परिवार के साथ वोट डालेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो देखिए, थोड़ी देर में वोट डालने के लिए अशोक गहलोत पहुंचने वाले हैं। राजस्थान में 199 विधानसभा सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है। और तस्वीरें देखिए, प्रताप सिंह खाचरियावास वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। सिविल लाइंस विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं प्रताप सिंह खाचरियावास। वोट डालने के लिए इस समय मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं। कतार में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो राजस्थान के अलग अलग मतदान केंद्रों से बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं। सुबह सुबह हमने देखा कि किस तरीके से मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतार लगनी शुरू हो गई।
तो देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल भी है। सभी मेहमानों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। साथ ही नरेंद्र हमारे सहयोगी भी हमारे साथ राजस्थान से जुड़ रहे हैं। नरेंद्र, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि किस मतदान केंद्र पर आप मौजूद हैं और वहां क्या तस्वीरें इस समय देखने को मिल रही हैं? हेलो जी नरेंद्र, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ, नरेंद्र, आप माननगर में 111 नंबर जो मतदान केंद्र है, जहाँ पे थोड़ी देर बाद में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री वोट कास्ट करने के लिए आने वाले हैं। नवीन, कितनी देर में पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री? 9:30 बजे वो पहुंचेंगे। चलिए ठीक है। रवि जी, मैं अब आपसे कमेंट लेना चाहूंगा। ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपसे ये कमेंट लेना चाहता था कि क्या मुद्दे भटके हैं। अब बात लाल डायरी की आती है, क्या सच्चाई है वो भविष्य की बात है, पनौती की बात आती है। मतलब राजस्थान के जो बेसिक मुद्दे होने चाहिए वो मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। जी बिल्कुल सही बात है। पूरी तरह से इस बार जो है मामला या ईडी के आसपास रहा या फिर जो है लाल डायरी की बात होती रही, या मतलब जो बेसिक मुद्दे हैं, जैसे महिला उत्पीड़न की बात होनी चाहिए थी, बात होनी चाहिए थी पेपर लीक मामले की बात होनी चाहिए थी, भ्रष्टाचार की बात होनी चाहिए थी, बेरोजगारी की बात होनी चाहिए थी, कोरोना के बाद जो देश ने दंश झेला है, जिस प्रकार से आज हालात है देश भर में, तो उन मुद्दों की बात होनी चाहिए थी, बजाय उसके विकास की बात होनी चाहिए थी। पर उन सब मुद्दों से भटक कर कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। और यह मतलब बात सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रही। बात शुरुआत हो गई कि खुद प्रधानमंत्री जी ने इस प्रकार से राहुल गांधी जी ने के लिए कहा कि मूर्खों का सरदार, और उसके बाद उनके नाम के साथ पनौती शब्द जोड़ दिया गया। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ दोनों ही तरफ से लगातार आरोप प्रत्यारोप मतलब उन शब्दों का इस्तेमाल किया गया जो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ पूरी तरह से गलत थे। और आज जो राजस्थान के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें ये बता दूं मैं आपको कि यह एक सेमीफाइनल है लोकसभा का, क्योंकि यह मध्य प्रदेश के इन 5 राज्यों के जो चुनाव है, ये कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां अपने पूरी जान लगा रखी है, दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। और सबसे बड़ी बात, जिस प्रकार से आपने लोगों में इस समय एक सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या राजस्थान में अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो सीएम का चेहरे को लेकर बहुत सारे सवाल लोगों के बीच में उठे हुए हैं। चेहरे बहुत सारे हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं, दिया कुमारी हैं, उसके अलावा किरोड़ी लाल मीणा है, लेकिन एक नाम आ रहा है महंत बालकनाथ का। उसको लेकर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जब वहां पहुंचे राजस्थान में, तो उन्होंने कहा कि जो है जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में हुए, उसी प्रकार से कहीं ना कहीं महंत बालकनाथ को जिस प्रकार से प्रोजेक्ट करने की कहीं कोशिश ना की जा रही हो, तो इसको लेके भी लोगों के मन में जो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है लगातार। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं पूरी तरह से मुद्दों, खासकर भारतीय जनता पार्टी एक भी मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, यह समझने वाली बात है। और कांग्रेस ने 15 मुस्लिम महिलाओं को खड़ा किया है। और मतलब कहीं ना कहीं यह बात भी तय है कि इस बार कुछ नया, कुछ बड़ा तो ये तो रणनीति बीजेपी की पहले भी थी, 2018 के इलेक्शन में भी रणनीति यही थी, लेकिन आखिरकार एक मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया गया था, यूनुस खान को, जो कि सचिन पायलट के खिलाफ लड़े थे। इस बार वो भी नहीं है। तो बीजेपी तो ये क्लियर करती है। हमने जब टिकटों को बंटवारे को लेकर के जानने की कोशिश की तो ये कहा जाता है हम तो जीतने वाले कैंडिडेट देखते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है कि मुस्लिम हो, हिंदू हो या कोई भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। बीजेपी तो ये रणनीति पे बढ़ती ही है। देखिए, जब तक धर्म की बात होती है तो बात अलग है, लेकिन जातीय समीकरण की बात होती है तो हम देख रहे हैं जिस प्रकार से जाटों को 33 सीटें दी बीजेपी ने और कांग्रेस ने 36 सीटें दी। और जब वही राजपूतों की बात करें तो 17 पर कांग्रेस ने कैंडिडेट खड़े किए और बीजेपी ने 25 पे खड़े किए। तो उसमें तो आप आंकड़ा देखते हैं, लेकिन अगर मुस्लिम की बात होती है तो आप कहते हैं कि नहीं, हम जीतने वाले कैंडिडेट। बिल्कुल, ये सवाल सही है आपने रवि जी। आरके मिश्रा जी, ये सवाल तो वाजिब है कि जब आप से पूछा जाता है टिकट को लेकर के तो आप जिताऊ कैंडिडेट की बात कर देते हैं, लेकिन जातीय समीकरण फिट करने की कोशिश तो होती है। अगर आपको दौसा के साइड जाना है तो किरोड़ी लाल, ठीक है सर, एक मिनट, एक बाइट आ रही है, वो सुनवा देते हैं, उसके बाद प्रताप सिंह खाचरियावास बोल रहे हैं। चुनिए, जो ये कहते हैं हमारे निशान को वोट दो, हमारे नेता को देखो। हम ये कह रहे हैं, मैं खुद ये कह रहा हूं कि प्रताप सिंह खाचरियावास को देखो, प्रताप सिंह खाचरियावास के काम को देखो और फिर वोट करो। मेरे वोट की जिम्मेदारी मेरी है, मैं मरकर भी मेरे वोट के धर्म को निभाऊंगा,
क्योंकि मैं कछावा वंश का क्षत्रिय भगवान राम का वंशज हूँ कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। वचन मेरी ताकत है, वचन मेरा विश्वास है, वचन मेरा संकल्प है, और वचन के दम पर मैं कांग्रेस की सरकार से भी लड़ूंगा, बीजेपी की सरकार से भी लड़ूंगा, लेकिन वोटर के सम्मान को निभाऊंगा। जब जयपुर के 2 टुकड़े हो रहे थे, जयपुर उत्तर दक्षिण हो रहा था, तब प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा था कांग्रेस की सरकार का ये फैसला मुझे मंजूर नहीं है। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता होते हुए खुलकर बोला, बीजेपी नहीं बोल पाई। और जब स्टेट की बात हो तो दोनों पार्टियों के काम को देखना चाहिए और ऐसे कैंडिडेट देखने चाहिए जिनको थोप दिया गया है। आप बताइए, हालात ये जयपुर में ऐसे कैंडिडेट उतार दिए जिनको बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं जानता, जिनको बीजेपी के नेता नहीं जानते, जनता नहीं जानती, घर नहीं जानती। इतना घमंड है बीजेपी को कि हम तो किसी को भी भेज देंगे। तो आप पत्थर को भेज दोगे तो पत्थर से सर फोड़ देंगे लोग। ये पाप है। विकास के नाम पर वोट जा रहा है और विकास के नाम पर लोग पंजे का बटन दबाएंगे, और जब विकास जीतेगा तो सुदर्शन चक्र वाला आशीर्वाद देगा। सबसे कहूंगा, पाप और पुण्य में यदि हाथ के निशान का बटन दबाओगे तो पुण्य मिलेगा। मैं कह रहा हूं, मैं कोई संत नहीं हूं, मैं किसी संत से कम नहीं हूं। लोगों को बचाया, लड़ता हूं, लोगों के लिए मरता हूं। एक सच्चा आदमी खड़ा है। हमेशा जब मैं खुद कांग्रेस की सरकारों से टकरा जाता हूं, जब जनता के दर्द और परेशानी होती है। आज मुझे जरूरत है, मेरे साथ आइए। इस आवाज को जिंदा रखना चाहते हो तो प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ आओ, कांग्रेस के साथ आओ और एक नया इतिहास बनाओ। पता चले लोगों को कि कांग्रेस की सरकार भी रिपीट कर रही है। और जयपुर में सिविल लाइंस में रिकॉर्ड वोटों से हम जीतेंगे तो कांग्रेस और बीजेपी के वो नेता सुधर जाएंगे जो काम नहीं करते। काम के आधार पर वोट पड़ेगा तो प्रताप सिंह खाचरियावास 50,000 वोटों से जीतेगा। और सच्चाई और काम के आधार पर वोट पड़ना चाहिए। मुझे पक्की उम्मीद है, जिसका फोन 24 घंटे खुला रहता हो, जो कोरोना में अपनी जान लड़ा देता हो, जिसके दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हो, मुख्यमंत्री खुद अशोक गहलोत कहते हैं, सब जानते हैं। आज ऐसे व्यक्ति को इतना गंदा गंदा बोलते हैं। मेरे ऊपर एक सिंगल केस नहीं है आपराधिक, एक सिंगल केस, और इन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज है। मैं, माँ, बहन, बेटी मुझे प्यार करती है और कांग्रेस का काम बोल रहा है। पूरे राजस्थान में हमने जो 7 गारंटी दी है उसमें एक बड़ी गारंटी है 10,000 रुपए साल के हर महिला को देगी कांग्रेस की सरकार बनते ही। क्या बात करते हो। आज लोगों की आंख में चमक है। 100 यूनिट तक बिजली फ्री हो गई, ओपीएस लागू हो गया, कर्मचारियों ने भाग भाग के वोट डाले हैं। हम ये सब कर रहे हैं, केंद्र की सरकार क्यों नहीं कर सकती। पेट्रोल डीजल की महंगाई के लिए केंद्र की सरकार जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार नहीं। हमारा राजस्थान का टैक्स वसुंधरा जी की सरकार के समय 2014 में जितना था उससे 25 पैसे कम है। झूठ मत बोलो। प्रधानमंत्री जी ने गलत बयान दे दिया कि राजस्थान की सरकार टैक्स कहां से कम करेगी। हमारा टैक्स तो 2014 से कम है, आपकी बीजेपी की सरकार से कम है जो वसुंधरा जी के मुख्यमंत्री रहते हुए था। टैक्स आपने बढ़ाया 50 से 60 रुपए केंद्र सरकार ने। इसलिए प्रधानमंत्री जी सिलेंडर सस्ता करो, पेट्रोल डीजल सस्ता करो आपसे, और कम से कम अब मेरी आपसे विनती है, कल नगर निगम के चुनाव में केंद्र के पूरे बीजेपी के नेता आ सकते हैं। ये लोकल चुनाव है, कहां लेकर जा रहे हो। मैं फिर कह रहा हूं, यदि जिंदा देखना चाहते हो, वर्कर जीते, सच्चाई जीते, तो मेरे साथ आओ। और मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठकर जो जो कैंडिडेट डिजर्व करते हैं उनको भी दो, लेकिन कांग्रेस के काम को देखो। और ये देख लो, कांग्रेस जीतेगी तो सच्चाई और ईमानदारी और वर्किंग जीतेगी, पब्लिक वेलफेयर और डेवलपमेंट जीतेगा। तो प्रताप सिंह खाचरियावास को सुन रहे थे। बहुत ही बेबाक नेता हैं, खुले दिल से बोलते हैं। और देखिए, अभी जब आपने उनको सुना होगा तो वो ये भी कह रहे थे कि आप वोट डालिए, काम को देखिए, और अगर आपको लगता है कि डिजर्विंग कैंडिडेट बीजेपी का है तो आप उसे भी वोट करिए, लेकिन काम को देखिए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मतदान के दिन मतदान के लिए पहुंचा एक कैंडिडेट अगर इतने बेबाक तरीके से अपनी बात रख रहा है तो यह कितनी बड़ी बात है। एक छोटा सा कमेंट रवि जी मैं इस पे लूंगा, उसके बाद मिश्रा साहब के पास जाऊंगा कि इतने बेबाक तरीके से बात अगर प्रताप सिंह खाचरियावास रखते हैं, दिल जीत लेते हैं। देखिए, ओपीएस की बहाली और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं के सहारे कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ रही है, आना चाहती है। लेकिन जिस प्रकार से उनकी बात अभी उन्होंने बताई और जिस प्रकार से उन्होंने किया, बहुत अच्छा एक उनका व्यवहार था कि उन्होंने दोनों ही पार्टियों के कैंडिडेट को विकास के नाम की बात की। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन योजनाओं के जो जिस प्रकार से अपने काम को प्रदर्शित करना होता है किसी भी रूलिंग पार्टी को, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से इस बार नहीं कर पाई है। कर रही है। और सच बताऊं आपको मैं, भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका, खुद सचिन पायलट जी ने ये बात कही थी
कि नहीं निभा पाई ढंग से। सच ये है कि आज मोदी जी के चेहरे पर जरूर बीजेपी लड़ रही है, लेकिन जो मुद्दे थे, जो सही मुद्दे थे, जमीन से जुड़े मुद्दे थे, जो कमियां थी, उनको भी भारतीय जनता पार्टी सही ढंग से नहीं लड़ पाई। और वही कमी कांग्रेस में भी दिखी। कांग्रेस अपने काम को नहीं दिखा पाई। तो जनता के बीच में एक बैलेंस बनाने का काम कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी कर पाई तो वो सिर्फ मोदी जी के चेहरे पर और जो हिंदुत्व के मुद्दे को जिस प्रकार से लेकर लड़ रही है उसी के लिए ही कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट होता है। ठीक है, तस्वीरें इस समय जो आप देख रहे हैं, कैलाश चौधरी को आप देख सकते हैं, वोट डालने के लिए पहुंचे। वोट डालने के बाद वो उंगली में लगी नीली स्याही के निशान को दिखाते हुए। अब मिश्रा जी, मैं आपसे ये चीज समझना चाह रहा था कि देखिए, अब बात टिकटों को लेकर के जब आती है तो आप ये जिताऊ कैंडिडेट की तो बात कर देते हैं, लेकिन अगर आपको जाति साधनी हो तो उसका समीकरण तो पूरी तरीके से सभी पार्टियां फिट करती हैं। किस नजरिए से देखते हैं, लेकिन जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और जिसकी जो भूमिका जहां पर दी जाती है, आपने देखा जो कि प्रधानमंत्री पद पर होने के बावजूद भी एक पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर आप मध्य प्रदेश लें, चाहे हिमाचल प्रदेश लें, कर्नाटक लें, या किसी भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को लेकर के ले लें, या राजस्थान के अंदर लें, या छत्तीसगढ़ के अंदर में ले लें, एक कार्यकर्ता के तौर पर श्री नरेंद्र मोदी जी खुद भी चुनाव प्रचार अभियान में जाते हैं। अमित शाह जी गृह मंत्री होते हुए भी घर घर पर्चे बांटने की बात होती है, वहां पर भी जाते हैं। तो जिसकी जो भूमिका होती है, निश्चित तौर पर देखिए, मैं एक चीज अभिषेक जी यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ, जो कि हर एक व्यक्ति को होता है, जो कि हमें टिकट मिले, हम जाकर के हम चुनाव लड़ें, हर एक को होता है। आज मैं भी यहाँ पर बैठा हूँ तो हमारी भी ये महत्वाकांक्षा है, तो हमें भी टिकट मिले और हम भी जाकर के चुनाव लड़ें। लेकिन जो पार्टी तय करती है उसका भी हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि एक होता है अनुशासन होता है पार्टी के अंदर। ये कांग्रेस की तरह नहीं है जो कि नहीं मैं 2.5 साल मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और 2.5 साल आप बनेंगे और उसके बाद फिर खींचातानी चालू हो जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी नहीं है जिसकी जो भूमिका है। और यहाँ पर रवि जी अभी कह रहे थे जो हमने ग्राउंड की बातें नहीं उठाई, मैं रवि जी को कहना चाहता हूँ, जो कि चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे हमारी माता बहनों की सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, हमने बड़े ही प्रखरता के साथ हमने उठाया है और निश्चित तौर पर आगे भी उठाते रहेंगे, क्योंकि जनता भी बदलाव ठीक है सर, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो सुनवाते हैं, फिर मैं आपके पास आता हूं। क्या उनका विजन है? हमारी पार्टी ने विजन दिया है, घोषणा पत्र में गया, उससे पहले जो हमने सुविधाएं दी लोगों को, सबको पता है। बीजेपी ने देश में महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई, डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया, रसोई गैस 1100 रुपए के ऊपर पहुंचा दी थी, अब 900 हुई है। ऐसी हालात में भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने गैस का सिलेंडर अब 400 रुपए में देने की बात की है। तो लोग जानते हैं कि कांग्रेस गरीबों की है और हमारी प्रतिद्वंदी पार्टी अमीरों की है। तो जिस तरह से सुबह से मतदान केंद्रों पर भीड़ है, क्या यहाँ सरकार फिर से कांग्रेस की आएगी या बीजेपी की सरकार जो रिवाज है उसका बदलेगी 5 साल में? देखिए, 1980 के चुनाव में कांग्रेस जीती, फिर 85 में भी जीती, तो ये 85 रिपीट होगा और कांग्रेस जीतेगी, सरकार बनेगी। के लिए पहुंचे थे मिश्रा जी, अब बोलिए। तो मैं ये कह रहा था जो कि हमने हर एक विषय को बड़े ही प्रखरता से उठाया है, और जो देखिए जो लीगेसी है, ठीक है, आप ये जरूर कह रहे हैं कि आपने सभी मुद्दों को उठाया, लेकिन एक मुद्दा ऐसा रहा है पूरे पूर्वी राजस्थान के करीब 12-13 जिलों से जुड़ा हुआ ERCP, जिस मुद्दे को ना आप छूने को तैयार, ना कांग्रेस छूने को तैयार। देखिए, एक चीज जरूर है जो कि जब हमारी यहाँ पर सरकार हुए, निश्चित तौर पर हम ऐसे अनेक मुद्दे जो पेंडिंग मुद्दे हैं उसको बड़े ही तरीके से उठाएंगे। और आप देखेंगे जो कि इस तरह के अभी पेट्रोल डीजल की बात कर रहे थे, हमारे मित्र अभी पेट्रोल डीजल की बात कर रहे थे। राजस्थान के अंदर में अभिषेक जी, मैं एक जगह गंगानगर है, वहां पर सबसे ज्यादा पेट्रोल का दाम है जी। अब एक चीज बताइए, आप बातें तो करते हैं महंगाई की, लेकिन आप अपने ही स्टेट के अंदर में आप देखेंगे जो कि खुद ही पेट्रोल डीजल के ऊपर में जो राजस्थान सरकार का जो टैक्स है वो आप घटाने को तैयार नहीं है। तो ये दोहरे चरित्र क्यों? अगर आपको जनता को सुविधा देनी है तो हर तरीके से दीजिए, और ये नहीं कहिए जो कि आप हर एक चीज भाजपा के पक्ष में आप गोल पोस्ट में डालने की कोशिश करते हैं हर एक चीज को। ऐसा नहीं करिए, जनता के साथ आप विश्वासघात नहीं करिए।
आपकी जो कमियां हैं वो भी, अभी खाचरियावास का मैं रत्नाकर बिल्कुल टीका मैं सुन रहा था मैं जी, वो कह रहे थे, बड़ी प्रखरता के साथ कह रहे थे, जो काम के ऊपर में दीजिए वोट। बहुत अच्छी बात है, काम के ऊपर में ही देना चाहिए वोट। लेकिन मुझे लगता है जो कम से कम ऐसे मुद्दे है, तो छोटे मुद्दे लेकिन है तो बड़े ही संवेदनशील मुद्दे, तो ऐसे मुद्दे को बिल्कुल उनको ध्यान देना ठीक है। चाहिए। रत्नाकर जी, जल्दी से कमेंट आपसे भी चाहेंगे कि आप सिर्फ और सिर्फ गोल पोस्ट जो है वो बीजेपी की बॉल जो है वो बीजेपी के गोल पोस्ट में डालते हैं, आप अपना भी दिखाइए, ये बीजेपी का आरोप है। साथ ही साथ मैं ईआरसीपी को लेकर भी समझना चाहूंगा, क्योंकि जब मैं दौसा गया तो वहां ईआरसीपी को लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही सरकारें, चाहे वो केंद्र की हो या प्रदेश की हो, ऐसा लग रहा है कि ईआरसीपी को लेकर सीरियस ही नहीं। अभिषेक जी, देखिए, पहला सवाल आपका ये है कि हम गोल पोस्ट जो है बीजेपी में कर देंगे। मेरा ये कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगर काम की होती तो निश्चित रूप से हम जो आरोप लगाते वो नहीं लगा पाते। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आज देश में बढ़ती हुई महंगाई के लिए जिम्मेदार है, देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार है। और वह राज्य सरकार की बात करने लगती है कि राज्य सरकार ने क्या किया। अरे भाई, राजस्थान ही वो पहला राज्य है जिसने राइट टू हेल्थ लेकर आया, और एक गरीब व्यक्ति जो एफर्ट नहीं कर पाता बड़े हॉस्पिटल में अपना इलाज करा के, प्रॉपर इलाज कराने के लिए, उसके लिए चिरंजीवी योजना लेकर आते हैं हम लोग, और 25 लाख का उसको अनुदान देते हैं और उसकी बीमारियों का इलाज कराते हैं। तो राजस्थान की सरकार वो सरकार है जो गरीब जनता के लिए लड़ाई लड़ी है। और दूसरी चीज, ओपीएस जो है एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है पूरे देश में, क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी है वो रिटायरमेंट के बाद भी चाहते हैं कि उनका भविष्य सिक्योर रहे। उसके लिए कांग्रेस सरकार जो है वो कटिबद्ध है, और उसने ओपीएस लागू किया। और तो रैलियों में ये चर्चाएं कम क्यों हो गई रत्नाकर जी? रैलियों में इसी चीज की चर्चा करते, ओपीएस की चर्चा करते, उसके बाद आपने कई योजनाएं, जो गोबर खरीदने की योजना है, महिलाओं को जो आप देने की योजना ला रहे हैं, साथ ही साथ बच्चों को लैपटॉप देने की योजना ला रहे हैं, आप इसका जिक्र करते, क्या जरूरत थी आपको कि पनौती और ये सब चीज करने की? नहीं, देखिए अभिषेक जी, हमारे मुख्यमंत्री जी जो है वो निश्चित रूप से इन योजनाओं का काफी प्रचार प्रसार किया है। उन्होंने कहा है किसानों के हित के लिए हम पहले भी काम करते आ रहे थे और आगे भी करते रहेंगे। जो गोबर होता है, जो वेस्ट होता है, उसको भी किसानों से हम 2 रुपए प्रति किलो में खरीदेंगे। हमने महिलाओं के लिए और आगे सशक्त बनाने के लिए उनके लिए काम किया है। 10,000 प्रतिवर्ष जो है गृह लक्ष्मी योजना के तहत हम उनको अनुदान देने का काम करेंगे। हम जो चिरंजीवी योजना है, जो बड़े ऑपरेशन होते हैं जिसमें लाखों के खर्च होते हैं, उसके लिए भी जो 25 लाख की राशि थी उसको बढ़ा करके 50 लाख की राशि कर दिया गया है। तो तमाम चीजें हैं जो हम आगे आने वाले समय में और करने वाले हैं। तो राजस्थान की जनता जानती है और देख भी रही है। और एक मैं अंतिम बात कहूंगा, जो पेट्रोल की बात हमारे भाई कह रहे थे पेट्रोल के बारे में। देखिए, अभी प्रताप सिंह का ही बात आपने सुना कि किस तरह से उन्होंने कहा कि 2014 में जो वैट का रेट था उससे 25 पैसा वैट का रेट अभी भी राजस्थान में कम है, हमारी सरकार जो है कर रही है। और जो रेट बढ़े हैं उसकी जिम्मेदार तो केंद्र सरकार है। तो आखिर में केंद्र सरकार, चलिए ठीक है रत्नाकर जी, आज दिन भर चर्चा हम करते रहेंगे। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें, राजस्थान में इस समय वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। 199 विधानसभा सीटों पर न्यूज इंडिया पर यह महाकवरेज जारी।